बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हर्ट्स एंड हैंड्स। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। हर्ट्स एंड हैंड बाय ओ हेनरी। हर्ट्स एंड हैंड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे ओ हेनरी ने लिखा है। इससे पहले हमने हनीफ कुरैशी की माय सन द फनेटिक को कवर किया है, जिसके अंदर हमने देख लिया था कि व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी होने के लिए किन किन पॉइंट्स को, किन किन फीचर्स को पूरा करना पड़ता है। तो उसको अब हम दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने ये चीज़ को समझना है कि व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा उस स्लाइड्स को ओपन कर दिया जाता है ताकि आप शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन और इसके फीचर्स को खुद पास करके रीड आउट कर लें। बच्चे वो स्लाइड ओपन कीजिएगा ज़रा, कल वाली, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी। हाँ, ये देखिए, ये शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन और इसके फीचर्स बताए गए हैं, तो इनको आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में देखेंगे ओ हेनरी की ब्रीफ बायोग्राफी को और इसके बाद इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है हर्ट्स एंड हैंड, इसकी कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे। ओ हेनरी बायोग्राफी। ओ हेनरी, जिनका असल नाम विलियम सिडनी पॉटर है, ये पैदा हुए हैं अमेरिका के अंदर सितंबर 11, 1862 को और इनकी डेथ हुई है जून 5, 1910 को। चूँकि ओ हेनरी अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं इसलिए ये एक अमेरिकन स्टोरी राइटर हैं और इनके फेमस वर्क के अंदर द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, द रैंसम ऑफ रेड चीफ एंड द रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन शामिल हैं। हर्ट्स एंड हैंड्स। हर्ट्स एंड हैंड जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे ओ हेनरी ने लिखा है। स्टोरी की शुरुआत होती है डेनवर नाम के रेलवे स्टेशन से, जहां पर B&M एक्सप्रेस ट्रेन आकर खड़ी होती है। जिस तरह से हमारे पास भी जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस है, लामा इकबाल ट्रेन है और मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर ये खड़ी होकर फिर चलती हैं, तो इसी तरह यूरोप के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम डेनवर है और यहाँ पर B&M एक्सप्रेस ट्रेन आकर खड़ी हो गई है। अब हमें पता है जब स्टेशन पर आके कोई अवामी ट्रेन खड़ी होती है, यानी ट्रेन की भी दो टाइप होती है ना, एक होती है माल बरदार ट्रेन जिसके अंदर सिर्फ भारी भरकम चीज़ें ही, माल गाड़ी जिसे कहते हैं ना, लेकर जाया जाता है और आया जाता है। उसके अंदर जो जनरल पब्लिक है यानी अवाम पैसेंजर उसके अंदर सफ़र नहीं कर पाते, वो होती है माल बरदार गाड़ी। लेकिन एक गाड़ी होती है जिसके अंदर पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, वो होती है पैसेंजर्स ट्रेन यानी एक्सप्रेस ट्रेन इसे कहते हैं। तो ये B&M एक्सप्रेस ट्रेन है जो डेनवर रेलवे स्टेशन के ऊपर आके खड़ी हो गई है। अब कुछ लोग इससे उतरना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग इस ट्रेन के अंदर सवार होना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी सीट्स के ऊपर ही बैठे रहते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, जिनका स्टेशन आ जाए वो उतर जाते हैं और जिन्होंने वहाँ से बैठना हो वो बैठना शुरू कर देते हैं और जिनका स्टॉप अभी तक नहीं आया होता वो नहीं उतरते, वो ट्रेन के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल इस ट्रेन के अंदर शुरू हो जाती है जब ये खड़ी होती है। अब ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि इस ट्रेन ने आगे ईस्ट साइड की तरफ मूव ऑन करना होता है, यानी ईस्ट साइड की तरफ जाना होता है। और इस ट्रेन के अंदर अब कैरेक्टर्स आने लगे हैं स्टोरी के। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। उनको मैं पहले तीनों को नहीं बता सकता जिसकी वजह से ये स्टोरी इस तरह की है कि इसका सस्पेंस खराब हो जाएगा, इसलिए एक एक कैरेक्टर को ही देखेंगे और साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ को बताएंगे। मिस फेयरचाइल्ड जो कि इस स्टोरी की सबसे पहली मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट हैं, ये ट्रेन के अंदर ही पहले से बैठी होती हैं। अब ट्रेन के अंदर आपने कभी सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि सीट्स दो तरह से बनी होती हैं। एक सीट्स जो होती हैं वो दूसरी सीट्स के एंड फ्रंट के अंदर होती हैं, यानी अगर दो बंदे आमने सामने बैठते हैं तो उनके चेहरे भी आमने सामने होते हैं। और इसके अलावा ऊपर बर्थ्स लगी होती हैं जिनका इस स्टोरी के अंदर कोई ख़ास काम नहीं है। वैसे मैंने बता दिया है कि वो सीट्स किस तरह से डिज़ाइन हुई होती हैं एक ट्रेन के अंदर। तो मिस फेयरचाइल्ड अपनी सीट पर पहले से ही ट्रेन के अंदर बैठी होती है। मिस फेयरचाइल्ड की क्वालिटीज़ में ये ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत होती है, वेल ड्रेस्ड होती है, इसने बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको जर्नी का बड़ा एक्सपीरियंस होता है, यानी इसने पहले भी बड़ी दफ़ा ट्रेन के अंदर सफ़र किया होता है और ये जानती है कि एवं किसी से बातें ज़्यादा नहीं करनी बल्कि अपने सफ़र में ध्यान रखना है, मुंह ध्यान ही बैठना है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में आपने ये याद रखना है कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर ही रुकी हुई है। अब इतने में 2 यंग मैन, 2 नौजवान आदमी ट्रेन के अंदर आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है मिस्टर एस्टन। ये हमारी स्टोरी के दूसरे मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट हैं और ये बड़े डैशिंग किस्म के, बड़े ब्यूटीफुल किस्म का एक लड़का होता है। अच्छी बली इसकी हाइट होती है, देखने में भी अच्छा खासा होता है, वाइट कलर होता है इसका और ये वेल ड्रेस्ड भी होता है। और इसके साथ एक और बंदा, मैंने कहा था ना 2 यंग मैंस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, तो दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा ना रफली सा महसूस होता है, थोड़ी उसकी एज भी ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है, जब ये दोनों एक साथ ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं ना तो इनके हैंड्स के ऊपर हथकड़ी लगी हुई होती है।
यानी दोनों के हैंड्स के ऊपर ही हथकड़ी लगी हुई होती है। अब ये किस तरह से लगी हुई होती है, जो होता है ना मिस्टर ईस्टन, इसका जो राइट हैंड होता है इसके ऊपर एक हथकड़ी लगी हुई होती है, और जो इसके साथ एक और बंदा होता है उसका जो लेफ्ट हैंड होता है उसके ऊपर हथकड़ी लगी हुई होती है। दोबारा से ध्यान से सुन ले, जो मिस्टर ईस्टन है, जो एक डैशिंग किस्म का लड़का है, उसके राइट हैंड के ऊपर हथकड़ी लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो एक और बंदा है इसके साथ, जो दूसरा यंग मैन आया है जो थोड़ा रफली सा है, थोड़ा एज्ड है, तो इसका कोई नाम नहीं बताया गया, दूसरा बंदा ही मैं कह रहा हूँ, इसका स्टोरी के अंदर भी कोई नाम नहीं है, आपने भी इसे इस तरह सेकंड पर्सन ही कंसीडर करना है। तो उसके जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर हथकड़ी लगी हुई होती है, यानी हथकड़ी एक ही है जिसका एक कड़ा मिस्टर ईस्टन के हाथ को कवर किए हुए है और दूसरा कड़ा जो सेकंड पर्सन है उसके हाथ को कवर किए हुए है। अब ये दोनों यंग मैन्स भी ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, ट्रेन के डोर हो जाते हैं लॉक और ट्रेन चलना शुरू कर देती है। अब ये इधर उधर देखते हैं, सारी सीटें जितनी भी होती हैं वो फुल होती हैं, सिर्फ एक सीट खाली होती है जो कि मिसिस फेयरचाइल्ड के बिल्कुल फ्रंट वाली सीट होती है। यानी अगर ये उस सीट के ऊपर जाके बैठते हैं तो इनका जो फेस होगा वो मिसिस फेयरचाइल्ड के फेस की तरफ होगा और मिसिस फेयरचाइल्ड का जो फेस होगा वो इनकी तरफ आ जाएगा। अब जब ये उसके सामने जाके बैठ जाते हैं, जब ये दोनों मिसिस फेयरचाइल्ड की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं, तो शुरू में मिसिस फेयरचाइल्ड जिस तरह से अनइंटरेस्टेड वे के अंदर, नहीं बंदा कभी इस तरफ देखता है कभी उस तरफ, यानी कि कोई खास ध्यान नहीं देता है जिसे वो ना जानता हो, तो इस तरह से इन्हें देखती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मिसिस फेयरचाइल्ड इनकी तरफ देखते हुए स्माइलिंग फेस बनाती है और अपना ग्लव्ड हैंड, यानी उसने दस्ताने पहने होते हैं ना हाथों के अंदर, तो अपना एक ग्लव्ड हैंड आगे की तरफ बढ़ाती है जस्ट फॉर द शेक, यानी हैंड शेक करने के लिए मिस्टर ईस्टन जो कि एक हैंडसम डैशिंग लड़का होता है ना, उसकी तरफ हंसते हुए अपना ग्लव्ड हैंड आगे बढ़ाती है। मिस्टर ईस्टन जो कि थोड़ा सा हेजिटेट एम्बैरस सा फील कर रहा होता है, वो अपना राइट हैंड आगे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शुरू में बताया है उसके ऊपर लगी होती है हथकड़ी। मिस्टर ईस्टन के राइट हैंड के ऊपर क्या लगी हुई है, हथकड़ी, जिसकी वजह से वो अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ाता है जितना पॉसिबल हो, और उसके मुकम्मल हाथ के साथ तो शेक वो नहीं कर पाता, लेकिन जो मिसिस फेयरचाइल्ड की ये फिंगर्स होती है ना उनको थोड़ा सा वो टच करता है और उसका जो हैंड शेक है उसका जवाब देता है। मिसिस फेयरचाइल्ड उसे कहती है, लगता है तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल गए हो। अब जो मिस्टर ईस्टन और मिसिस फेयरचाइल्ड होते हैं ना, ये एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं और बड़ी देर के बाद इस ट्रेन के अंदर इन हालात के अंदर अब इनकी दोबारा से मुलाकात हुई है। मिस्टर ईस्टन जिसके राइट हैंड के अंदर हथकड़ी लगी हुई है, जब ये मिसिस फेयरचाइल्ड उसे देखती है तो ये थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है कि कहीं मिस्टर ईस्टन कोई गैंगस्टर वगैरह तो नहीं बन गया, अब इसके साथ मैं मजीद बात करूं या ना करूं, हैंड तो मैंने शेक कर लिया है, उसने भी मुझे पहचान लिया है, तो थोड़ा सा ना ये हेजिटेट सा फील कर रही होती है। जब ये इस तरह से हेजिटेट फील कर रही होती है तो स्टोरी का जो सेकंड पर्सन है जिसके लेफ्ट हैंड के अंदर हथकड़ी लगी हुई है, वो कहता है एक्सक्यूज मी मैम, तो मिसिस फेयरचाइल्ड उसकी तरफ ध्यान करती है तो वो कहता है कि मिस्टर ईस्टन ये एक मार्शल हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मार्शल को समझ लें कि ये क्या चीज़ होती है। अब जो मार्शल है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है सिपा सलारे आज़म, यानी कि यूरोपियन आर्मी के अंदर। अब यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपियन आर्मी, पुलिस नहीं, आर्मी के अंदर ये ओहदा है मार्शल का, और इस मार्शल के ओहदे को कंसीव्ड किया था जॉर्ज कैटरिल ने, जो कि अमेरिकन मिलिट्री के अंदर एक आर्मी मैन था जिसको 1953 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के अंदर, यानी कि नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस को से इसे नवाजा गया था, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1953 के अंदर इसने पीस नोबेल प्राइज़ को विन किया था। यानी यहाँ पे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो मार्शल का ओहदा है ये कोई छोटा सा ओहदा नहीं है, बल्कि ये एक सिपा सलार जो होता है उससे भी रैंक्ड का ओहदा है, यानी सिपा सलारे आज़म को मार्शल कहते हैं। बहरहाल जब सेकंड पर्सन मिसिस फेयरचाइल्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मिसिस फेयरचाइल्ड को कहता है एक्सक्यूज मी मैम, आप इस मार्शल से गुजारिश कीजिएगा, इनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के जानने वाले हैं, तो मैं हूँ एक प्रिजनर, यानी मैं एक कैदी हूँ जिसको ये लेकर जा रहे हैं लेवंथवर्थ प्रिजन में, और मैंने जुर्म किया है काउंटरफीटिंग का। काउंटरफीटिंग समझते हैं ना आप, कि नकली नोट छापना, उसे कहते हैं काउंटरफीटिंग का। वो कहता है मैंने जुर्म किया है और ये मिस्टर मार्शल हैं और ये मुझे लेवंथवर्थ नाम की जगह पर लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर मतलब लेवंथवर्थ प्रिजन है, एक जेल है जहाँ पर मुझे डाल दिया जाएगा, और कम अज़ कम भी वो कहता है इस जुर्म के बदले में मुझे 7 साल की सज़ा होगी, 7 साल की जेल होगी। तो आप इन्हें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें ना कि ये मेरे साथ कोई काइंड बिहेवियर
करें। तो जब मिसिस फेयरचाइल्ड ये सुनती हैं कि मिस्टर ईस्टन ये एक मार्शल बन गया है, बड़ा रैंक वाला होता है, मैंने पहले ही बताया ना, तो ये इम्प्रेस हो जाती है। अब मिसिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन से कहती है वाह तुम मार्शल बन गए हो। तो जो मिस्टर ईस्टन होता है वो थोड़ी सी शोखी में आ जाता है, वो कहता है हाँ मार्शल, अब इस तरह के मतलब वाशिंगटन सिटी जो कि वाशिंगटन डीसी है ना, ये कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, वो कहता है इस तरह के बड़े सिटी के अंदर जब रहना हो तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा, हालांकि मार्शल बड़ा ओहदा होता है। तो वो कहता मैं तो इन्वेस्टर बनना था, मैंने तो मेरी कोशिश थी कि मैं इन्वेस्टर बनूं, तो मैं फिर गुजारे के लिए कह लें आपके मैं मार्शल बन गया हूँ। अब मिसिस फेयरचाइल्ड उससे ऐसी बातें मारना शुरू कर देती है, अच्छा आप मार्शल हो तो फिर आप घोड़े भी भगाते होंगे, हॉर्सेस के ऊपर आप जॉकिंग करते होंगे, और इसके अलावा आप बुरे लोगों को किस तरह से पकड़ते हैं। तो इस तरह की उससे ना बातें करना शुरू कर देती है, एवं ज़्यादा बातें करना शुरू कर देती है, क्योंकि इंप्रेस तो हो ही चुकी होती है, अब अट्रैक्ट भी होना शुरू हो जाती है। तो मिस्टर ईस्टन जो है वो भी आगे से हाँ हाँ घोड़े भी हम भगाते हैं और मुजरमों को भी पकड़ते हैं, काम जो हुआ हमारा। मिसिस फेयरचाइल्ड जब ये बातें कर रही होती हैं तो सेकंड पर्सन दोबारा से बोलता है और वो कहता है सच अ ब्रेव मैन मिस्टर ईस्टन, बड़ा बहादुर आदमी है, बड़े घोड़े भगाता है, पता नहीं कैसे कैसे मुजरमों को ये पकड़ लेता है। तो ये सुनते ही मिसिस फेयरचाइल्ड और फ्लैट हो जाती है। मिसिस फेयरचाइल्ड उसे कहती है तुम ज़रा चुप करो ना, मुझे बात करने दो मिस्टर ईस्टन से। तो मिस्टर ईस्टन से दोबारा से मिसिस फेयरचाइल्ड कहती है क्या हम वाशिंगटन के अंदर दोबारा से मिल सकते हैं। तो मिस्टर ईस्टन कहता है कुछ दिन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसको अभी लेकर जा रहा हूँ तो 11th में प्रिजन के अंदर, और इसके बाद मुझे और भी मुजरमों को पकड़ना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना मैं फ्री हो जाऊँगा, तब रख लेते हैं, अब फ़िलहाल तो नहीं मैं मिल सकता। मिस्टर ईस्टन और मिसिस फेयरचाइल्ड के दरमियान जब ये बातें चल रही होती हैं तो सेकंड पर्सन दोबारा से रिकॉल करता है और वो कहता है मार्शल साहब देखें, इतनी देर से ना तो मैंने स्मोकिंग की है और ना ही मैंने कोई ड्रिंकिंग की है, और आपको पता है मैं स्मोकिंग भी करता हूँ और ड्रिंकिंग भी करता हूँ, तो ये तो मेरी आदत है। कहते हैं ना कि आदत जो होती है वो मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो आदत तो नहीं ना जाती। तो वो कहता है कि मुझे अब ना, मैं मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं स्मोकिंग करनी है। तो जो मिस्टर ईस्टन होता है वो कहता है मिसिस फेयरचाइल्ड से मैं थोड़ा सा ना काइंड सा बनता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, ये प्रिजनर यानी कैदी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसके साथ भी बड़ा काइंड हूँ। तो अभी इसने कहा है कि मैंने स्मोकिंग करनी है वरना मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो इसके साथ अब बाहर जाने लगा हूँ, गुड बाय मिसिस फेयरचाइल्ड। जब मिस्टर ईस्टन और सेकंड पर्सन दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मिसिस फेयरचाइल्ड थोड़ी सी सैड हो जाती है कि ना कोई नंबर दिया लिया है और ना ही कुछ ने डेट बताई है कि कब मिलेगा दोबारा से आकर मिस्टर ईस्टन, और थोड़ी सी सैड ना ये बैठी होती है। अब जाहिर बात है पूरी ट्रेन के अंदर मैंने बताया था कि फुल थी ट्रेन, सिर्फ इसके सामने वाली सीट खाली थी, तो जहाँ पर आकर ये मिस्टर ईस्टन और सेकंड पर्सन बैठ गए थे। बाकी जो पूरी ट्रेन फुल होती है वो भी इन्हें ही देख रही होती है। उस ट्रेन में से दो बंदे और बैठे होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उन्हें नाम दिया गया है स्टोरी के अंदर, नाम उनका भी कोई नहीं बताया गया। फर्स्ट पर्सन नरेट करता है यानी सेकंड पर्सन से कहता है कि देखें कितना अच्छा मार्शल है, उसके प्रिजनर ने यानी कैदी ने कहा है कि मैं स्मोकिंग करनी है तो वो उसे लेकर बाहर अभी जा रहा है, देखो कितना काइंड बंदा है। तो जो दूसरा होता है वो उसे सेकंड पर्सन आगे से रिकॉल करता है यानी फर्स्ट पर्सन को जवाब देता है कि यार तुमने देखा नहीं कि जो मार्शल होता है ये सिपा सलार आज़म होता है, इस ओहदे को हासिल करने के लिए तो उम्रें बीत जाती हैं, यानी इतने प्रमोशंस के बाद इतनी सर्विस के बाद मार्शल का ओहदा मिलता है। तो वो कहता है हाँ, और जो मिस्टर ईस्टन है ये तो वो कहता है देखो काफ़ी यंग लड़का है, इतनी जल्दी ये मार्शल कैसे लग गया। और वो कहता है सबसे पॉइंट नोटेबल बात यार, उसका जो राइट हैंड था मिस्टर ईस्टन का उधर हथकड़ी लगी हुई थी, और जो उसके साथ सेकंड पर्सन था उसके जो लेफ्ट हैंड में हथकड़ी लगी हुई थी। ये लॉ है यूरोप के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कि जो प्रिजनर होता है ना उसके राइट हैंड को हथकड़ी लगाई जाती है। देखें जो राइट हैंड होता है ना ये इंसान का ज़्यादा वर्क कर सकता है, और जो कैदी होता है उसके राइट हैंड को हथकड़ी लगाते हैं ताकि ये भाग भूग ना सके, और जो पुलिस अफसर खुद होता है वो अपने लेफ्ट हैंड को हथकड़ी लगाता है ताकि उसका राइट हैंड खाली रहे, और अगर उसने इस तरह से पिस्टल वगैरह निकालना हो तो वो आसानी से निकाल सके। तो ये वजह होती है लेफ्ट एंड राइट हैंड्स को हथकड़ी लगाने की। अब उन्हें जाके समझ में आता है अच्छा इसका मतलब ये है कि जो साथ में सेकंड पर्सन था वो
मार्शल था और जो मिस्टर ईस्टन है वो प्रिजनर है। और उसने उसकी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए, वो लड़की उसने समझ लिया था जब उसने उसके साथ हैंडशेक किया है कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो उसने बड़ा काइंड बिहेवियर का मुजाहरा किया है और मिस्टर ईस्टन की रिस्पेक्ट को रखने के लिए उसने कहा है कि मैं प्रिजनर हूं और ये मार्शल है। हालांकि हकीकत में जो सेकंड पर्सन है ना वो मार्शल होता है और जो मिस्टर ईस्टन है इसने सारे जुगाड़ किए होते हैं नकली नोट छापने के, और ये होता है प्रिजनर। और इसी कन्वर्सेशन के साथ स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हर्ट्स एंड हैंड्स शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।